हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम एसएससी एमटीएस के मॉक टेस्ट सेट नंबर 4 को करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, जिससे कि यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस हमारा है हाइपोथेटिकल सेंटेंस। और जब हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, हम काल्पनिक चीजों के बारे में बात करते हैं जो इन रियलिटी नहीं है। क्लियर है? इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता है। बल्कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, तो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, कोई भी चीज जो कोई कल्पना पर आधारित है। इस कारण से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। काश मैं पक्षी होता, इन रियलिटी पक्षी नहीं हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, सी गोज टू डैश एवरी संडे। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे हम टेम्पल लगा देंगे सो दैट कि ये आप क्लियरली समझ पाए कि यहाँ पे किस तरह के आर्टिकल का प्रयोग करना है, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि हम सबको पता है कि आर्टिकल एक प्रकार का डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर किस चीज का सूचक होता है, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि नाउन आने वाला है। क्लियर है? अगर हमने टेम्पल दिया यहाँ पे, तो यहाँ बात की जा रही है एवरी संडे की, हर संडे को वो टेम्पल जाती है। मतलब टेम्पल में हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है जाने का, पूजा अर्चना करने से। और जब हम इस चीज का भाव प्रकट करते हैं, तो इसके पीछे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी टेम्पल को एक बिल्डिंग के रूप में दर्शाना चाहते हैं, तब वहां पे हम ए टेम्पल का प्रयोग कर सकते हैं, या द का जब प्रयोग करना हो, जब किसी पूजा अर्चना के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब कर सकते हैं, स्पेसिफिक बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ना है और फिर आपको ढूंढना है उस पार्ट को जिस पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल त्रुटि है। तो यहां कहा गया है, द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। यहां पे देखेंगे कि पुलिस हमारा ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। और यहाँ पे द पुलिस, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो सर्चिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च अबाउट, ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, किसी चीज के पीछे पड़े हुए हो, ढूंढने के उद्देश्य से, उस सेंस में हम क्या करते हैं, सर्च के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे देखेंगे कि अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, द मोर इट रेन्स डैश वर्स द रोड्स बिकम। यहाँ पे फिर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन को दर्शाया जा रहा है। पैरेलल कंपैरिजन का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको यह दिखाना हो कि दोनों चीजों में, दोनों क्लॉज में अन्योन्याश्रयी संबंध है। मतलब जिस लेवल में या जिस डिग्री में इस चीज में परिवर्तन हो रहा है, उसी का प्रभाव इधर भी देखने को मिल रहा है। अर्थात हम देखेंगे द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, यहां पे स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है। द प्लस कॉम्परेटिव, तो इधर भी देखेंगे द प्लस कंपैरेटिव। अर्थात वर्स क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है। अर्थात ये द लेगा अपने साथ, चूंकि यहाँ पे हम सिमिलर लेवल के कंपैरिजन को दर्शा रहे हैं, पैरेलल कंपैरिजन को हम बता रहे हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एरर। यहाँ पे फिर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, और इसमें से आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कि कोई त्रुटि है। अगर नहीं है, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, नो एरर। सी इज, सी के साथ हम देख रहे हैं इसका प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। एज मोर इंटेलिजेंट एज, अब आप सबको पता है कि एज हो गया हमारा, सो हो गया हमारा, वेरी हो गया हमारा। इन सभी के बाद जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो एडजेक्टिव हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है ना? अब देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री, अर्थात यहीं पे क्या करना है, कॉम्परेटिव फॉर्म को आपको हटाना है, इसको बदलना है पॉजिटिव में। अर्थात एज मोर इंटेलिजेंट एज, आपका ये क्या हो जाएगा, इरेनियस हो जाएगा। क्लियर है?
अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी। आपसे बोला गया है कि यदि इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे आप ढूंढें। कहता है आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। मैं विश्वास करता हूं, मेरा मानना है कि आपने जो कल लंच की थी राहुल के घर, यहाँ पे राहुल्स प्लेस का मतलब राहुल के घर, ठीक है ना। तो राहुल के घर पे आपने जो लंच की थी वो आपके अकॉर्डिंग रहा। एट योर लाइकिंग, क्या ये सही है? हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है क्या ये सही है? तो देखेंगे कि नहीं। जब आप किसी के पसंद नापसंद के ऊपर बात करते हैं ना तो वहां पे टू योर लाइकिंग मीन्स टू वंस लाइकिंग। वंस मतलब कोई, ठीक है ना, वंस लाइकिंग। क्योंकि यहाँ पे आप सेकेंड पर्सन से पूछ रहे हैं जिसके कारण से यहाँ पे योर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं अपने लिए तो माई लाइकिंग हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात यहां पे देखने को मिल रहा है कि एट योर लाइकिंग, इसको आपको बदलने की आवश्यकता है टू योर लाइकिंग में। क्लियर है? और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा है ये, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ही डजंट लाइक माई गोइंग देयर, माई गोइंग, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहां क्या करना है आपको कि एक ऐसे सेंटेंस का चयन करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। यहां कहा गया है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा सर्वथा गलत है क्योंकि यहां बात कर रहे हैं आप बारिश हो रही है, लेकिन आपने यहां पे टाइम रेफरेंस की बात की, और टाइम जब दिखा रहे हैं कि किस समय से कोई घटना घटित हो रही है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस जिसे आप बोलते हैं। अर्थात यहां पे सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग और टाइम रेफरेंस में नहीं किया जाएगा। क्लियर है? इट हैड बीन रेनिंग फॉर मॉर्निंग। अब यहां पे देखेंगे, यहां मॉर्निंग अपने आप में स्पेसिफिक है जिसके कारण से हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका गलत हो गया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 days, यहां पे देखेंगे कि फिर गलत हो गया, क्योंकि यहां आप बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं करते हैं। अर्थात एकमात्र ऑप्शन बचा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका सर्वथा सेंटेंस जो है सही है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे क्या करना है आपको? यहां जो ब्लैंक है इस जगह पे आपको वन ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे इडियम्स हैं इनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां कहा गया है द डील वॉज डैश फॉर 3 months। अब देखिए यहां पे बात की जा रही है कि डील को 3 महीने के लिए क्या किया गया? कट नो आइस, ब्रोकन द आइस, टिप्ड ऑफ द आइसबर्ग, पुट ऑन आइस। अब यहां पे देखेंगे कि सब में आपको एक शब्द कॉमन दिख रहा है, क्या? आइस। और आइस जो है कोल्ड वर्ड जो है ना, ये किस चीज को दिखाता है? नेग्लिजेंस को दिखाता है। कहीं ना कहीं यहां से किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालने की बात की जा रही है। मतलब ये डील जो था ना, इसको 3 महीने तक टाल दिया गया है। तो हम यहां पे प्रयोग करते हैं पुट ऑन आइस। पुट ऑन आइस का मतलब है कि किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना, तत्काल के लिए, तत्क्षण उस चीज को आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस चीज को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख रहे हैं। अर्थात पुट ऑन आइस का मतलब हो गया टू पुट समथिंग ऑन होल्ड। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम ऑफ सेक्लूड। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्लूड वर्ड का एंटोनिम क्या है। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है या एंटोनिम पूछा जा रहा है। यहां पे यदि थोड़ी सी आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। तो एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड। सेक्लूड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट करना। सेक्लूजन मतलब क्या होता है? कि आप अलग थलग रह रहे हो, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना, और यहाँ पे ऐसा कोई अर्थ नहीं है। सोशलाइज होने का मतलब है कि आप घुल मिल रहे हो, आप लोगों के बीच में हो, मतलब यू आर नॉट आइसोलेटेड, ठीक है ना। अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं कन्फाइन की बात करें तो कन्फाइन शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप लिमिट कर रहे हो, किसी को लिमिट कर रहे हो, मतलब उसको आप क्या कर रहे हो? उसको सेक्लूड कर रहे हो, उसे आप आइसोलेट कर रहे हो, ठीक है ना। अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा, ना कि इसके एंटोनिम के रूप में। और आइसोलेट हमने पहले ही चर्चा की है, ये इसके सिनोनिम के रूप में हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अब आपको करना क्या है सो समझिए। यहां पे ये लिख दिया है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्या हम हॉर्टिकल्चर हम बोलते हैं किस चीज को?
कि जो हम सिल्क वॉर्म जो है उसकी अगर हम पालन कर रहे हैं तो क्या उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या जो बोलेंगे उसका आपको यहां पे आंसर ढूंढना है। पिसिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, किसका आप चुनाव करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना, ठीक है ना। मतलब बागवानी वाले फसल जो है उनकी अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे आप मैंगो उपजा रहे हैं, सेब उपजा रहे हैं, इस तरह की चीजों को हम हॉर्टिकल्चर के श्रेणी में रखते हैं। और वही बात करें पिशिकल्चर, तो पिशिकल्चर क्या होता है, ये मछली पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर आप सबको पता है कि ये कृषि को दर्शाता है, मतलब जहां पे अन्न की उपज आप करते हैं, ठीक है ना। और वो जो फल फूल है ना, फल वाले को हम किस में रखते हैं, हॉर्टिकल्चर में रखते हैं। और वही सेरिकल्चर क्या है कि जो ये रेशम के कीड़े जो है ना, इनकी जो पालन पोषण की जाती है, इसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही हम बात करें एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर किसे कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ए सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। ये ध्यान देना है आपको कि आप जब कोई ऐसा प्लान करते हो जो अपने आप में सीक्रेट है इन नेचर, और खास करके वो क्या है, अपने आप में बुरे अर्थ में हो, मतलब जिसका कि मोटिव निगेटिव हो, उस सेंस में उस एक्शन के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी नहीं। स्ट्रेटजी हमेशा पॉजिटिविटी की बात करेगा, ठीक है ना। जैसे आप एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से हमें इस पोस्ट को अपने लिए सिक्योर करना है, तो वहां पे स्ट्रेटजी जो होती है हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता है। प्लानिंग भी हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेचर है इसका, ठीक है ना। कंडीशनिंग भी हमारा पॉजिटिव नेचर है। कंडीशनिंग हमारा एक ऐसा सिचुएशन होता है जब आप किसी दूसरे सिचुएशन में उस चीज के आदी हो, अभ्यस्त हो, और आप नए कंडीशन की तैयारी कर रहे हैं कि जिसके अनुरूप आपको अपने आप को ढालना है, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग, ठीक है ना। और वही कॉन्स्पिरेसी जो है ना, ये हमारा होता है एक ऐसा निगेटिव प्लानिंग जिसमें कि हम किसी के खिलाफ कुछ ऐसी साजिश करते हैं जो हमेशा निगेटिव नेचर को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पे आपको क्या करना है, एक ऐसे वर्ड का चयन करना है, एक ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसका की स्पेलिंग करेक्ट है। यहां आपसे पूछा गया है रेशिन का स्पेलिंग क्या है। तो जब हम बात करते हैं रेशिन की, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रेशिन शब्द का मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं रेशिन की, तो रेशिन का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप रद्द कर रहे हो, किसी चीज को आप कैंसिल कर रहे हो, किसी भी चीज को पुट ऑफ के सेंस में रख रहे हो, ठीक है ना। मीन्स यू वांट टू डू अवे समथिंग, ठीक है ना। इस सेंस में हम क्या करते हैं, रेसिंट का प्रयोग करते हैं। और रेसिंट जो होता है उसका स्पेलिंग होता है RESCIND। अब आपको ढूंढना है कि ये स्पेलिंग कहां पे है। यहां पे RE है बट S मिसिंग है, यहां पे S है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखेंगे कि S और C के जो है ना क्रम, इनको उलट के रख दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक नए वर्ड के स्पेलिंग को भी आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम को भी दिमाग में बैठाते हुए चलना है। खास करके जो वर्ड आपको नया लगे बस उसको तो जरूर नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, ताकि आप के वोकैबुलरी को इनरिचमेंट मिल सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। एक बार फिर से देखेंगे कि इसी स्पेलिंग टेस्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपके सामने सेंटेंसेस रखे गए हैं और उसमें से आपको उस सेंटेंस का चुनाव करना है जिसमें कि कोई वर्ड जो है ना मिस स्पेल्ड नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले स्नेहा सभी में देखने को मिल रहा है, कॉट भी सभी में देखने को मिल रहा है, ईट एंड, मतलब ये सब सिमिलर है, अर्थात इसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर है, अगर गलती है भी तो लास्ट वाले वर्ड में हमारे फ्राउंड में है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि फ्राउंड का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं फ्राउंड का तो इसका स्पेलिंग होता है सबसे पहले FROWNED। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति डर्टी लुक दे रहा है। डर्टी लुक देने का मतलब क्या है कि ही और सी सजेस्ट्स
हिज और हर डिसअप्रूवल। जब आप मुंह बना करके किसी चीज को डिसअप्रूव करते हो तो उस सेंस में हम वर्ड फ्राउन का प्रयोग करते हैं। और इसका पास्ट पार्टिसिपल या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसकी हम बात करें, पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वो होता है FROWNED। अर्थात देखेंगे कि ये कहां पे मिल रहा है आपको, FROWNED। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर भी है लेकिन डबल एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इट इज टाइम वी डैश द मीटिंग। अब यहां पे आपको बताना है कि यहां पे किस तरह के वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इट्स टाइम मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो और उसके आगे आपको क्या दिख रहा हो, क्लॉज दिख रहा हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको दिमाग में बिठाना है। यहां पे हम फ्यूचर की बात करें, यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, अर्थात हमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म प्रयोग में लाना होगा, अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंप्रूव द सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। आपसे कहा गया है कि इस सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना है, खास करके उस पार्ट को जो आपका अंडरलाइन है। ठीक है ना, यदि आवश्यकता है तो, यदि आवश्यकता नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट का। ठीक है ना, सी इंप्रूव्ड हर इंग्लिश सिंस सी ज्वाइंड माई क्लासेस। अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सिंस हमारा ये क्या है, ये हमारा कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है, न कि प्रीपोजिशन के रूप में। ये ध्यान देना है, हर एक वर्ड वाक्य में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके आधार पे उसके पार्ट ऑफ स्पीच का निर्धारण किया जाता है। हम पहले ही नहीं बता सकते हैं कि यह किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है ना, हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। सिंस जब हम देखेंगे कि ये कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है तो ये दो ऐसे एक्शन को जोड़ता है, दो ऐसे क्लॉजेस को जोड़ता है जो कहता है कि पास्ट से लेकर के और अभी तक उसमें जो परिवर्तन आए हैं वर्तमान समय तक, मतलब उसका इफेक्ट ये कहां तक खींच के ले जा रहा है, ये प्रेजेंट तक। और ऐसी जो एक्टिविटी आप किस टेंस के माध्यम से दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं आप परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट में कौन सा, प्रेजेंट, क्योंकि आप ड्रैग कर रहे हो पास्ट के इफेक्ट को प्रेजेंट तक, जिस कारण से वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, और एक एक्शन आप बता रहे हो कि वो एक बार घटित हुई, ठीक है ना, अर्थात ये हो जाता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमने देखा यहाँ पे पास्ट सिंपल के लिए हमने यूज किया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस से आप क्या दर्शाते हो कि कोई एक्शन पास्ट में खत्म हुआ, उसका इफेक्ट वहीं चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी अपनी सुधार रहा है तो पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में अंतर देखने को मिल रहा है, तो उसका इफेक्ट अभी आगे ड्रैग होता हुआ आ रहा है। इस संबंध में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पे आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू क्रिएट अ सेंटेंस। आपसे क्या कहा गया है, PQRS, यू हैव टू फ्रेम ऑल दीज फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर so that they may create a complete sentence। क्लियर है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वर्ब की आवश्यकता होती है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये आपके दिमाग में होना चाहिए। The train before he reached had departed the station। अब देखिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया गया है और एक आफ्टर का प्रयोग होता है। तो बिफोर का प्रयोग हम जब करते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो ये देखना है कि आपको पहले जो एक्शन होगा वो कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज होता है हमारा, तो वहां पे हम उस एक्शन को रखते हैं जो ऑलरेडी डन हो चुका है, मतलब यहां पे हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और हम बाद वाले में देखेंगे कि यहां आ जाएगा आपका पास्ट सिंपल। ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको, बस इसी चीज को ध्यान देना है। यदि बिफोर के जगह पे आफ्टर का प्रयोग है तो इन्हीं दोनों को आपको क्या कर देना है, स्विच कर देना है। पास्ट सिंपल पहले आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या पहले चला गया, तो ट्रेन चली गई मेरे पहुंचने से पहले, तो यहां हो जाएगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड, मतलब पी के बाद हम आर का प्रयोग करेंगे। पी के बाद आर नहीं है, यहाँ खत्म। पी के बाद आर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लाई द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। Everyone knows
दैट दिस रोड इज प्रोन डैश एक्सीडेंट। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोन अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, वो कौन सा है? ऑफ है, फ्रॉम है, टू है या इन है। तो प्रोन अपने साथ लेता है टू। प्रोन का मतलब होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से उस चीज से प्रभावित हो जाए, ठीक है ना। तो प्रोन टू का मतलब है कि कोई भी चीज जो जहां पर आसानी से होने वाला है। मतलब यह रोड जो है ना, सबको पता है कि एक्सीडेंट होती है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे, टू, प्रोन टू। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है हिज इंग्लिश डैश वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और कई एक बार कमेंट में पूछा भी गया है कि सर यहाँ पे इज क्यों नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार और बता दूं, तो देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल या डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, इन जनरल सेंस। तब वह क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसके पहले आप द लगाते हो या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा करके आप उस पे क्या दिखा रहे हो? किसी भी व्यक्ति के नॉलेज की जानकारी दे रहे हो, उस स्थिति में वह प्लूरल हो जाता है। और जैसे प्लूरल हो जाता है तो हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। इज हमारा सिंगुलर है, वॉज हमारा सिंगुलर है, हैज हमारा सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बच गया, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज इंग्लिश आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? इस चीज को गांठ बांध लेना है एकदम दिमाग में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस द न्यूज स्टार्टल्ड हिम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। स्टार्टल अपने साथ बाय का प्रयोग नहीं लेता है। हर वर्ब, हर एडजेक्टिव और हर नाउन के साथ हम एक ही प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, उनकी अपनी चॉइस भी होती है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया बाय नहीं होगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं बाय, ये आपका छट जाएगा। यहां भी बाय है, आपका छट जाएगा। तो होगा क्या? तो देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि ये वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड वर्ब फॉर्म जो है उसका जब हम पेसिव बनाते हैं तो वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। तो देखेंगे कि वॉज है, वॉज है, वॉज है। यहां पे देखने को मिल रहा है कि हैज है, ये छट गया आपका। तो हमने पहले आपको ए डी छांट दिया था, क्योंकि बाय का प्रयोग मैंने बताया था नहीं किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिम जो है हमारा, इसका सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। स्टार्टल्ड का हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों स्टार्टल्ड होता है। क्लियर है हमारा? और ये अपने साथ एट का प्रयोग लेता है। एट आ गया, एट द न्यूज। अब आप बताएंगे कि भैया मैंने यहाँ पे एट का प्रयोग क्यों किया, तो इस चीज को समझते हैं। एट का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर रहा है, वो अपने आप में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक चीजों के साथ हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं, जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको आप लोकेट कर सकते हैं। उस संदर्भ में हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जब पॉइंटेड हो कोई चीज, उस संदर्भ में हम एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ही सेड टू मी हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? एप्रोप्रिएट आपको इनडायरेक्ट नरेशन ढूंढना है। ही सेड टू मी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को हम क्या कर देते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, तो देख रहे हैं यहाँ पे सेड ही है, खत्म हो गया। यहाँ पे आस्क्स नहीं होगा, आपको टेंस का चुनाव करना है, उसी का जो पहले से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे दो आपके ऑप्शन छट गए हमारे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह किस तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे यस सर। अगर मैंने आपसे पूछा कि हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास, तो आपका आंसर होगा यस अगर किया होगा तो, अगर नहीं किया है आपने तो कहेंगे नो। तो इस संदर्भ में हम जो यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है हमारा इफ या वेदर। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इफ है, यहाँ भी इफ है, ठीक है ना। तो अभी भी ये स्टे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ही आस्क्ड मी हैव यू, यू हमारा जो है यहाँ पे सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, अर्थात हमें यू को आई में बदलने की आवश्यकता होगी। यहाँ भी आई है। अब देखेंगे कि यहाँ पे सेड जो हमारा है न, ये पास्ट टेंस का, पास्ट में होने के कारण क्या करेंगे? हैव को भी हम पास्ट में ड्रैग करके हुए लेते चले जाएंगे, बैक शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ हैव है, जिसके कारण से आपका ये भी ऑप्शन छट गया। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन दैट चेयर। दिस को हम क्या करते हैं? दैट में बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। आपको क्या करना है? आर्टिकल का चुनाव करना है, और सिटीजनशिप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के सेंस में, ठीक है ना। और यूरोपियन का साउंड जो है यह साउंड है, जिसके कारण से भूलवश एन का प्रयोग मत कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया गया है, जिसको कि आपको पढ़ना है और उसके
ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको डील करना है। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा गया है, इन एन एरा डोमिनेटेड बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन परसिवियरेंस हैज बिकम एन अंडरवैल्यूड वर्च्यू व्हाइल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट्स रिजल्ट्स it simultaneously diminishes tolerance for delay. Ironically, the most enduring achievements still demand sustained effort. Those who abandon pursuits at the first sign of adversity often misconstrue discomfort as failure, whereas it is merely a precursor to growth. सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कहा क्या गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आज के समय में जो हम तुरंत परिणाम की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो आ गई है, जिसका क्या है कि जिसके कारण से हम अपने ये जो क्वालिटी है ना ग्रेटिफिकेशन की, संतुष्टि की या फिर परसिवियरेंस की, जो हम दृढ़ता की बात करते हैं, ये अंडरवैल्यूड वर्च्यूज हो गए हमारे, ठीक है ना। क्योंकि इसके पीछे किसका है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा महत्व हम आज किसको दे रहे हैं कि जो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं इस चीज के कारण से। और इस कारण से क्या हो गया है कि हमने क्या कर दिया, इंड्योरेंस जो हमारा है ना वो खत्म होता चला जा रहा है। हम अचीवमेंट्स जो है ना उसके लिए हम सस्टेन्ड एफर्ट नहीं प्रयोग कर रहे हैं। सस्टेन्ड एफर्ट का मतलब होता है कि आप लंबे समय तक किसी भी चीज का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम डिमांड में देख रहे हैं कि कमी आ गई है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो लोग कठिनाई से गुजरते हैं ना, मतलब अपने उस आने वाली कठिनाइयों में अपना प्रयास छोड़ देते हैं ना, तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है और फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो है ना आपके सामने जो डिस्कंफर्ट है, फेलियर है ना, ये आपके प्रिकर्सर के रूप में कार्य करते हैं। किसके प्रिकर्सर के रूप में, तो ग्रोथ के प्रिकर्सर के रूप में। मतलब कहीं ना कहीं ये उसके प्रारंभिक चरण होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। जब हम बात करें, यहाँ पे कुछ आपके सामने वर्ड्स आए हैं, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है, परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। और वहीं पे एक और बहुत ही प्यारा वर्ड यूज हुआ है, उस चीज पर भी गौर देंगे कि यहाँ पे सस्टेन्ड एफर्ट, ये हमारा जो है ना एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो लगातार मतलब लंबे समय से आप उस चीज पर प्रयासरत हैं उस चीज के लिए। परसूट का मतलब होता है इच्छा, ठीक है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, जहां पे आप किसी चीज की कमी से गुजर रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारा यहां पे है वर्ड आपका मिसकॉन्स्ट्रू। तो मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप गलत समझ रहे हो, नहीं कि मतलब आपके सामने डिस्कंफर्ट आ गया, फेलियर आ गया, तो आप उस चीज को गलत समझने लग गए। ये चीज इसको दर्शाता है, ठीक है ना। और प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, प्रीकर्सर का मतलब होता है पूर्व संकेत। प्री मतलब पहले, और मिस का मतलब कोई भी चीज जो निगेटिविटी की बात कर रहा है, गलती की बात कर रहा है। आई होप कि आपको पैसेज बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, और इतना अगर आप ढंग से अगर एक बार तैयारी कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप 100-200 बना लेना, तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप वहां पे झंडे गाड़ के आएंगे। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, टेक्नोलॉजी इंश्योर सक्सेस, नेवर, नॉट एट ऑल। परसिवियरेंस इज लूजिंग इंपोर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स, ये आपका हो सकता है। डिस्कंफर्ट ऑलवेज लीड्स टू फेलियर, नहीं, कतई नहीं, ये आपके प्रिकर्सर के रूप में कार्य करता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स गारंटी ग्रोथ, नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है द वर्ड प्रिकर्सर जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, इसके सिनोनिम की बात की जा रही है, मोस्ट नियरली मीनिंग वाले वर्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा, ऑब्स्टेकल होगा, फोर रनर। यस, फोर शब्द का मतलब ये होता है पहले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस फोर का स्पेलिंग FORE, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल ऑफन मिस्टेक डिस्कंफर्ट फॉर। मतलब यहाँ पे पैसेज में किस चीज की बात की जा रही है, तो हमें लगता है कि डिस्कंफर्ट जो है ना हमारे फेलियर का संकेत है, जो कि ऐसा नहीं है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार यहाँ पे निम्नलिखित जो आपके 4 सेंटेंसेस हैं या 4 जो इनपुट्स हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। टेक्नोलॉजी प्रोमोट्स पेशेंस, नॉट एट ऑल। सस्टेन्ड एफर्ट इज अननेसेसरी टुडे, नहीं। सस्टेन्ड एफर्ट की हमें आवश्यकता है। इंड्योरिंग अचीवमेंट्स रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट, ये आपका ध्यान में रखने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इंड्योरेंस डेवलप नहीं होगा तो हमारे अचीवमेंट्स जो है ना अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है ना। और ये तभी आता है जब आप वहां पे कंसिस्टेंटली उस चीज का प्रयास करते रहते हैं।
आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।